नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री में अब दर्ज किया गया सीजान के सीक्रेट दोस्त का बयान। एक कार और साइकिल की टक्कर लगने से छात्रा कौशल्या कार में फंसकर करीब 200 मीटर घुसटती हुई चली गई। कार चालक फरार। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा की जॉर्जलैंड में एंट्री, शामिल नहीं हुए आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर विलेज डिफेंस गार्ड टीम को और भी मजबूत करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में हुए 2 बड़े आतंकी हमले में 42 साल के बालकृष्ण अपने बहादुरी के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। समेत सखरजी को टूरिस्ट प्लेस बनाने के खिलाफ मुंबई में जैन समाज का आंदोलन जारी, रोड ब्लॉक किया गया। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री अब भी एक उलझी पहेली की जैसी है। आखिर तुनिशा और सीजान खान का ब्रेकअप क्यों हुआ था? तुनिशा की मौत की असली वजह क्या है और ऐसे कौन सी बात थी जिसके वजह से तुनिशा को ये कदम उठाना पड़ा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस लगातार इस केस से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है और इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। ये वजह है कि तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में पुलिस ने अब आरोपी सीजान की सीक्रेट महिला दोस्त का बयान दर्ज किया है। बता दें कि सीजान पर अभिनेत्री तुनिशा शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीक्रेट महिला दोस्त का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीजान की इस महिला दोस्त ने भी सीजान के साथ बातचीत का व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिया है और पुलिस अब इसे रिट्रीव यानी कि रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर उस चैट में आखिर क्या था जिसे डिलीट किया गया। बता दें कि सीजान ने भी अपने इस महिला दोस्त के साथ हुए चैट को मोबाइल से डिलीट कर दिया है, जिसका कुछ हिस्सा पुलिस ने रिट्रीव भी कर लिया है। यूपी के कौशाम्बी जिले के मजनपुर कोतवाली के देवरखपुर ग्राम के पास एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दिया। टक्कर लगने से छात्रा साइकिल समेत कार में फंसकर करीब 200 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। इस दौरान इस हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार को कब्जे में ले लिया है। मजनपुर कोतवाली इलाके का देवखरपुर गांव की रेणु देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी कौशल्या एक निजी कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाया करती थी। वो रोजाना की तरह ही 1 जनवरी को दोपहर क्लास करने मजनपुर साइकिल से जा रही थी। तभी रास्ते में बाजापुर गांव के समीप पीछे से आए कार सवार राम नरेश ने बेटी की साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ही बेटी सड़क पर गिर पड़ी। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में चली गई। हादसे के बाद कार सवार गाड़ी छोड़कर भाग गया।
ग्रामीणों की मदद से घायल बेटी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि छात्रा का एक हाथ और एक पैर टूट गया है। कार के नीचे घसीटने से उसकी चेहरे, सीने और पीठ में काफी चोटें भी आई हैं। पुलिस इस केस में आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसे ढूंढ रही है। जम्मू में आतंकी हमलों के बाद अब इससे और सख्ती के साथ निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को और मजबूत करने की तैयारी में है। केंद्र ने साल 15 अगस्त पर गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर इस स्कीम को शुरू किया था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में विलेज गार्ड स्कीम के तहत करीब 4,500 कमेटियां काम कर रही है। हर कमेटी में करीब 15 सदस्यों की शामिल किया गया है, लेकिन कल के आतंकी हमले यानी कि मंगलवार को जो आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके बाद इन कमेटियों और कमेटी के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया गया है। भी दिए जाएगी। इनके संचालन के लिए उचित कानूनी प्रावधान भी मुहैया करवाया जाएगा। इन सभी कमेटी के संचालक सीधे जिला उपायुक्त को रिपोर्ट कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 दिनों में यानी कि रविवार और सोमवार को 2 बड़े आतंकी हमले हुए थे। इन हमलों में जहां 6 हिंदुओं की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन हमलों के बीच 42 साल के बालकृष्ण अपनी बहादुरी के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल जब रविवार की शाम आतंकी 3 घरों में मौत का खेल खेलकर चौथे घर में रह रहे लोगों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़े, तभी बालकृष्ण बाहर निकले और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक जवाबी फायरिंग देख आतंकी दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे खबर के अनुसार राजौरी के डांगरी गांव के चौक पर बालकृष्ण की कपड़े की दुकान है। वहां से ये घटना के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि मैंने अपने राइफल उठाई और बाहर निकल गया। मैंने 2 आतंकियों को पड़ोस में घुसते देखा। मैं घर में बेहद करीब थे। मैंने 2 राउंड फायरिंग की और आतंकी घबरा गए और पास के जंगलों में भाग गए। ये केवल दूसरी बार था जब बालकृष्ण अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे। पहली बार उन्होंने साल 1998-99 में सेना द्वारा आयोजित एक ट्रेनिंग कैंप में बंदूक चलाई थी। इस कैंप में उन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताते हुए बालकृष्ण कहते हैं, ट्रेनिंग कर रहे प्रत्येक लोगों को 100 राउंड कारतूस दिए गए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के जॉटलैंड कहे जाने वाले बागपत पहुंची। बागपत स्थित मविकला में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह 6 बजे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर शुरू हुई ये यात्रा में राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलजी के अध्यक्ष जयंती चौधरी इसमें शामिल नहीं हुई है। हालांकि आरएलजी के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इससे शिरकत की है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा सुबह दिल्ली से माविकला पहुंची और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा 6 बजे से लेकर 12 फिर शुरू हो गई। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा सुबह दिल्ली से माविकला पहुंचे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा 6 बजे से एक बार फिर शुरू हो गया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में यह यात्रा लगभग 3 दिन रहेगी और उसके बाद बृहस्पतिवार शाम को हरियाणा के पानीपत में प्रवेश करेगी।
इसके बाद ही पंजाब से होते हुए ये एक दिन हिमाचल प्रदेश से गुजरेगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। यहां इसका समापन होगा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में रही है। सबसे पहले शाहरुख खान के लुक ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो इसके बाद फिल्म का गाना बेशरम रंग भी विवादों में घिरा गया। लंबे समय तक विवादों में रहने का गाने का फायदा हुआ और इस गाने को अब तक 170 मिलियन व्यूज भी मिल चुके हैं। अब पठान फिल्म का ट्रेलर रिलीज के कुछ ही दिन पहले ही लीक हो गया। फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल ट्रेलर में शाहरुख खान जबरदस्त फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर लीक होते ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग ट्रेलर को लेकर बयान दे रहे हैं, हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही इसको लेकर काफी चर्चा बना हुआ है। इसके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में एक बार फिर तेंदुए दिखने से लोग दहशत में आ गए हैं। मंगलवार को अजनारा ली गार्डन के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में एक बार फिर से तेंदुए दिखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची लेकिन पकड़ नहीं पाई उस तेंदुए को। पिछले 3 दिन से तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बुधवार को भी कई जनपदों की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। इस बीच जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। दरअसल बीसरख थाना क्षेत्र की बंद पड़ी बिल्डिंग में तेंदुआ दिखा था, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की तरफ से जाल और पिंजरा बिछाया गया है। मंगलवार देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। बता दें कि शुक्रवार को अंजारा ली गार्डन के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में तेंदुए दिखने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग पहुंची और उसके कई सुराग नहीं मिलने से सर्च ऑपरेशन जारी है। मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक करीब एक बार फिर उसी जगह तेंदुआ दिखा, जिसका वीडियो वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बना लिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची ताकि उसे पकड़ा जा सके। हालांकि वन विभाग ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि जानवर तेंदुआ है या और कोई अन्य। वन विभाग का कहना है कि पकड़े जाने के बाद ही इस बात की पुष्टि होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन कोरोना महामारी की वजह से बढ़ते राजकोषीय घाटे पर काबू पाने के लिए सरकार खाद और खाद्य उत्पादों पर सब्सिडीज घटाने की तैयारी कर रही है। मामले से जुड़े 2 सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में सरकार उर्वरक और खाद्य उत्पादों की सब्सिडीज में बड़ी कटौती कर सकती है। चालू वित्त वर्ष में सरकार इस मद में करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2023 से लेकर 24 के लिए फूड और फर्टिलाइजर पर सब्सिडीज में करीब 26% की कटौती की जा सकती है। इसका मकसद बढ़ते राजकोषीय घाटे पर काबू पाना होगा। गौरतलब है कि मुफ्त अनाज योजना की वजह से सरकार की खाद्य सब्सिडीज चालू वित्त वर्ष में काफी बढ़ गई है। इसके अलावा किसानों को उर्वरक पर भी भारी भरकम सब्सिडीज दी जा रही है, जबकि ग्लोबल मार्केट में कई तरह के उर्वरक के दाम काफी बढ़ गए हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए जारी कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए की बजट का 8वां हिस्सा सिर्फ खाद्य और खादक की सब्सिडीज पर खर्च हो गया है। हालांकि इस पर फैसला लेने से पहले काफी सोच विचार करना होगा, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों पर फैसला करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। लोगों को लगातार महंगी गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते दाम से जूझना पड़ रहा है। बुधवार को एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दरअसल
बुधवार गुजरात गैस ने सीएनजी और पीएनजी के दाम में 5% का इजाफा कर दिया है। ये बढ़े हुए दाम गुजरात में लागू हो गए हैं। अब गुजरात गैस की 1 किलो सीएनजी के लिए ग्राहकों को 78.52 रुपए देने होंगे। वहीं पीएनजी का दाम 50.43 रुपए SCM यानी कि स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है। दोनों ही गैसों में 5% का इजाफा किया गया है। गुजरात गैस ने दूसरी ओर इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में 7 रुपए प्रति SCM की कटौती कर दी है। साल के पहले ही दिन देश भर में कॉमर्शियल LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। हालांकि इसका असर घरेलू रसोई गैसों पर नहीं पड़ा था। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार तेजी का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में उठा था। तब सरकार की ओर से पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा था कि गैस की कीमतें कई आधार पर तय होते हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार ने इसको काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। बकौल राज्य मंत्री जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में 327% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में केवल 84% इजाफा हुआ है। यूपी के बांदा जिले के तीनदीवारी थाना क्षेत्र के छापार गांव में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीने से बंदरों ने क्षेत्र में लोगों के जीना दुश्वार कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में एक बार फिर बंदर ने घर में सो रहे 2 माह के बच्चे को उठाकर ले भागा और परिजनों के शोर मचाने पर उसे छत से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इलाके में बंदरों के आतंक का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई लोग बंदरों के हमले में जख्मी हुए हैं। कई घटनाओं के बाद भी वन विभाग पूरे मामले में लापरवाह बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक पालने में सो रहे 2 माह के मासूम बच्चे को बंदर ने उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। इससे बच्चे की तुरंत मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना गांव छापार की है। पेशे में मजदूरी करने वाले विशेष वर्मा का 2 माह का पुत्र अभिषेक खापरेलदार बरामदे के नीचे पालने में सो रहा था जब ये घटना घटी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा के पेपर लीक मामले में फरार सरगना भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की ओर से राजस्थान में कई जगहों पर दबिश देने के बाद भी दोनों फरार आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने दोनों मुख्य आरोपियों भूपेंद्र सारण और नामी कोचिंग के संचालक सुरेश ढाका पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के अनुसार जो भी व्यक्ति इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सही सूचना देगी उसे अलग अलग 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। फरार चल रहे आरोपियों में से भूपेंद्र सारण जालोर के तहसील चीतलवाना के परावा गांव के रहने वाले हैं। वहीं सुरेश ढाका जलोर के सरवाना थाना इलाके में गंगासराय का रहने वाला है। इनमें कोचिंग संचालक सुरेश ढाका जयपुर में वैशाली नगर इलाके के नेमी नगर में और भूपेंद्र सारण करनी बिहार इलाके में अजमेर रोड पर एक कॉलोनी में रहता था। पिछले दिनों उदयपुर पुलिस के इनपुट पर जयपुर पुलिस ने भी दोनों आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच पड़ताल में सुरेश ढाका की कई राजनीतिक नेताओं और ऑफिसरों से नजदीकियां भी सामने आई हैं। राजस्थान में पड़ रहे कड़ाके की सर्दी ने आम जन को बेहाल कर रखा है। बुधवार को भी लगातार दूसरे दिन सुखावाटी के सिकर में पारा माइनस पर जमा रहा। सिकर के फतेहपुर में बुधवार भी पारा -0.7 दर्ज किए गए हैं। कुछ ऐसे ही हाल से सटे चूरू का भी है। यहाँ लोगों की मारे सर्दी की गूंजी छूट गई है। वहीं कई इलाकों में जोरदार कोहरा छाया रहा। इसके कारण वाहनों को
सड़कों पर रिंग रिंग कर चलना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक कड़ाके की सर्दी का ये दौर अभी 1-2 दिन और चलेगा। राजस्थान में अब हर दिन का एक साथ तापमान में और गिरावट होती जा रही है। बुधवार को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में सुबह के समय घटा कोहरा देखने को मिला। राजधानी जयपुर में भी कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है। मंगलवार की रात जयपुर की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर में मंगलवार रात तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जयपुर के भी बाहरी इलाकों में जबरदस्त सर्दी के कारण बर्तनों में रखे पानी में भी बर्फ की परत दिखी गई। जयपुर के कालबाग रोड इलाके में कई वाहनों पर बुधवार को बर्फ की परत जमी हुई मिली। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।